नमस्कार सभी साथियों को राम राम। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आपकी हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आप पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य को मैंने शुरुआत किया है और छोटे छोटे टुकड़ों में हम हिंदी साहित्य को पढ़ते चलेंगे। हिंदी साहित्य को जो वजन बना रखा है, बना बना रखा है नहीं है वजन बना रखा है। तो वो वजन है नहीं, इतना बड़ा विशाल आपको दिखता है, इतना बड़ा वो है नहीं। जितना आपसे पूछा जाता है परीक्षा में उतना आपको पढ़ना है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ से पूछा जाता है। भाई एक चीज़, अपन कोई सी भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हमने पूरी चीज़ें खोल खोल के पढ़ ली तो वो कंप्लीट आपको भी खुद को भी आभास होता है। जब हम दो दो तीन चार बार पांच बार एक चीज को पढ़ देते हैं तो उस सवाल का पता, तो जहां तक हमको पता चली जाता है कि यहाँ से इस सब ये सवाल आने वाला है, इतना आभास हो जाता है पढ़ने वाले को, अपने आप ही हो जाता है। ये आपको पता है, मुझे भी पता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जहां भी आता है वहां मैंने जो पढ़ाया आपको अब तक में, उसमें से आप देख लो, उठा के देख लो, आप कोई सी भी परीक्षा में वहां से सवाल बार बार पूछा जाता, वही पूछा जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में, कालानुक्रम पद्धति के बारे में, चाहे आपकी वैज्ञानिक पद्धति है, चाहे विधेयवादी पद्धति है, सामाजिक पद्धति है, ठीक है ना। आपकी हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत कब से हुई है, हिंदी भाषा का उद्भव विकास कब से हुआ है, हिंदी भाषा का उद्भव विकास पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी जा चुकी है, ये सवाल मैं आपको हिंदी भाषा, जब स्पेशली हिंदी भाषा का उद्भव विकास पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरी चीज़ें और अलग से वर्णन कर दूंगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटा सा क्या आपका इतिहास को अपन छोटा सा बना देंगे। जो आपको इतना बड़ा राम कथा लग रही है, ये बिल्कुल आपको, बिल्कुल भी आपको बड़ा नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत छोटे रूप में अपन हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ लेंगे साथियों। इनको तो जो पढ़ाने वाले कम हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए और लोगों की जो रेगुलरिटी है, जो आपकी दिनचर्या है, उसमें कम आता है, व्याकरण को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लगता है। जब अपन इसी प्रकार की रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, लगातार पढ़ते चलेंगे, लगातार पढ़ते चलेंगे, तो हमको ये इतना सीधा लगने लग जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको हिंदी साहित्य के वार्ता साहित्य पढ़ाए थे कि हिंदी साहित्य के लेखन की वास्तविक शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो वो 19वीं शताब्दी से हुई थी, लेकिन इससे पहले कुछ मध्यकाल के वार्ता साहित्य आए, वो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिए हैं। आज अपन जो शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है, जिसमें आपके योगदान दिया है आपके फ्रेंच विद्वान। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गारसद तासी को। गारसद तासी ने एक पुस्तक लिखी है, एस्तवार देला लिटरेतूर हिंदू हिंदुस्तानी। अब देखो, हमने इसमें से खोल के पढ़ लिया कि एस्तवार का मतलब क्या है, लिटरेतूर का मतलब क्या है, एंदुई का मतलब क्या है, हिंदुस्तानी का मतलब क्या है, ये हमने पूरा खोल के पढ़ लिया। फिर इसको ये कब प्रकाशित हुई, है ना, इसका प्रथम संस्करण कब आया, दूसरा कब आया, ठीक है ना। एक संस्करण के इसके दो भाग थे, दूसरे संस्करण के इसके दो भाग थे, ये पढ़ लिया। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, इसका संस्कृत वो सॉरी उर्दू में अनुवाद किसने किया, ये सब चीज हमने इसमें से खोल खोल के पढ़ ली। कुछ भी नहीं है, बस हो गया काम। ऐसे ही अपन एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ सबसे पहले आप हिंदी साहित्य के इतिहास पर अपन बात कर रहे हैं। तो ये है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो, ये है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं अपन, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास अपन जो पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने पिछली क्लास जो पढ़ाई है उससे आगे की बात अपन यहाँ पर, उससे आगे की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में ये यहाँ तक पढ़ा दिया है कि हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत जो माने जाते हैं, हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत, हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत, हिंदी साहित्य की वास्तविक जो शुरुआत है वो 19वीं सदी से मानी जाती है। 19वीं सदी से मानी जाती है, सदी से मानी जाती है, मानी जाती है, मानी जाती है, जिसमें मानी जाती है, जिसमें निम्नलिखित इतिहासकार, जिसमें जिसमें निम्नलिखित 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 इतिहासकारों का इतिहासकारों का
योगदान रहा है, योगदान रहा है। अब देखो योगदान रहा है, यहाँ तक आप देखेंगे। पहला जो इतिहासकार है आपका वो कौन है, तो वो है आपका फ्रेंच विद्वान है, वो है नंबर 1 पर। अपन पढ़ते चलेंगे ऐसे ही नंबर वाइज। गारसा द तासी, गारसा द तासी, गारसा द तासी। ये नाम आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, और ये है रहने वाले। देखो इसके जो कई सारे सवाल है ना, वो छोटे 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 यहीं से पूछ लिए जाते हैं कि ये रहने वाला कहाँ का है, या ये इसने जो ये ग्रंथ लिखा है वो कौन सी भाषा में लिखा है। तो देखिए ये है फ्रेंच विद्वान है। कहाँ का रहने वाला है, फ्रेंच का है, तो ये है फ्रेंच विद्वान, है ना। फ्रेंच विद्वान के रूप में ये जाने जाते हैं। तो फ्रेंच विद्वान याद रख लेंगे एक तो ये, एक तो अब इनके जो प्रमुख रूप से इनका जो ग्रंथ है ये आपको नाम याद रख लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनका ग्रंथ, देखिए ध्यान से, ये मैंने लिख दिया ग्रंथ के इनके का नाम, ये ग्रंथ लिख दिया मैंने। ग्रंथ कौन सा है, तो ग्रंथ देखेंगे, देखो ये है एथस्वार, एथस्वार द ला लित लितरेत्यूर, लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। अब देखो इतना बड़ा नाम है ये, तो आपको लग रहा होगा सो आप इसको कैसे याद करेंगे। अरे भाई याद करने से क्या होता है, हमको तो नाम जब दिखाई दे गया है ना, तो नाम जब दिखाई दे गया तो सीधा सीधा सा हमको वहाँ पे याद आ जाता है ऑटोमेटिक। जब आपका विकल्प आता है तो विकल्प में हमको नॉर्मली पता चल जाता है, और याद करने वाले कर भी रहे हैं। तो एतवार देला लिटरेचर एंदू हिंदुस्तानी। अब यहाँ से सवाल क्या बनेंगे, सवाल हाथों हाथ क्लियर करना, यही प्रमुख बात है। पढ़ने की कला, पढ़ने की कला और पढ़ाने की कला दोनों होने चाहिए आप में भी। आप पढ़ रहे हो, अब वो उसको पढ़ना कैसे चाहिए और उसको पढ़ाना कैसे चाहिए, बस यही बात आपको पूछी जाएगी सवाल में। चाहे आपका इंटरव्यू हो, आपकी कला क्या है आप में, आप उसको कैसे तोड़ मड़ोड़ करके किसी भी चीज़ को आप छोटा बना सकते हो, किसी भी चीज़ को आप संक्षिप्तीकरण कर सकते हो, किसी भी चीज़ का आप पल्लवन कर सकते हो। ये कला आप में जिस दिन आ गई बस छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, बंदूक की तरह गोली जाएगी ना, उसी तरह आपको याद होता चला जाएगा। और वो चीज़ मैं तो खुद को अपने आप को ही किसी से भी ज्ञान लेना हो मैं ले सकता हूं बिल्कुल भी, इसी तरीके से आपको भी जहां से मिल रहा है छोड़ो नहीं, ठीक है। और वो कला अपने आप में विकसित करते चलो, मैं भी अपने आप में करता हूं, आप भी करो, कहीं से भी मिले ले लो बस, है ना। अच्छे को ग्रहण करो, बुरे को छोड़ दो। तो देखो ग्रंथ आपका देला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। एतवार का मतलब क्या है, एक सवाल तो आपको यहां से पूछ लेगा। लिटरेचर का मतलब क्या है, एक सवाल यहां से पूछ लेगा। एंदुई का मतलब यहाँ क्या है और हिंदुस्तानी का मतलब क्या है, कई बार सवाल पूछ लिए गए हैं। गारसा तासी के बारे में सीधा ही सवाल पूछ लिया गया है कि ये विद्वान कहाँ के हैं, रहने वाले कहाँ के हैं। तो देखो यहाँ जो एतवार है इसका मतलब तो लिया जाता है इतिहास से। किससे लिया जाता है, इतिहास, यानी हम हिंदी साहित्य का क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास। लेकिन ये फ्रेंच में है, तो फ्रेंच में तो हमको पता क्या चलेगा कि इसका मतलब क्या है। तो एतवार का मतलब क्या है, आपका इतिहास से लिया जाएगा। लिटरेचर को मतलब अपन लिटरेचर जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं, तो लिटरेचर का मतलब आपका सीधा सीधा क्या होता है, साहित्य। क्या होता है, साहित्य, है ना। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं अपन, लिटरेचर, लिटरेचर, है ना, लिटरेचर। और लिटरेचर को ही अपन ने क्या कह दिया है, साहित्य। क्लियर है बात। अब देखो बात आती है दो पर, ये प्रमुख चीज है आपकी कि एंदुई का मतलब क्या है, हिंदुस्तानी का मतलब क्या है। तो हिंदुओं की जो हिंदी है, जिसका नाम हिंदुओं की हिंदी है, वो तो है आपकी एंदुई, ध्यान रखेंगे। हिंदुओं की हिंदी, देखो ये लिख दी मैंने, हिंदुओं की हिंदी, हिंदुओं की हिंदी, हिंदुओं की हिंदी, ये जो लिख दी मैंने, इसे हिंदवी नाम दिया है। क्या दिया है, हिंदवी नाम दिया है, ध्यान रखेंगे। और ये है मुस्लिमों की हिंदी, ये है मुस्लिमों की हिंदी, मुस्लिमों की हिंदी, मुस्लिमों की हिंदी। और मुस्लिमों की हिंदी कौन थी, तो मुस्लिमों की हिंदी थी उर्दू। कौन थी, उर्दू। उर्दू को ही मुस्लिमों की हिंदी कहा गया है ना।
और जिसे हिंदुस्तानी नाम दिया है। ये देखो हिंदुस्तानी, क्या नाम दिया है? हिंदुस्तानी। अब कई सारे सवाल यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें जो आपका ग्रंथ है गारसेद तासी का एत्सवार देला लिटरेतु एंदो हिंदुस्तानी, इसमें एत्सवार का मतलब क्या है ना? आपका लिटरेचर का मतलब क्या है? साहित्य है। एंदुई किसको कहा है? हिंदुओं की हिंदी को कहा है। ये कि ये शब्द आपको ध्यान रखना है कि हिंदुओं की हिंदी को क्या कहा? हिंदवी। और हिंदुस्तानी का मतलब क्या है? मुस्लिमों की हिंदी, और जिसे अपन उर्दू बोलते हैं वही मुस्लिमों की हिंदी है, और इसका नाम क्या दिया था? हिंदुस्तानी। अब तुम कहोगे देखो इसमें बाद में जाके हिंदी और उर्दू विवाद चालू हो गया था। अंत में जाके हिंदी और उर्दू विवाद चालू हो गया था कि हिंदी को मान्यता बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी को दी और बहुत सारे विद्वानों ने उर्दू को मान्यता दी कि उर्दू ज़्यादा अच्छी है। कुछ ने कहा हिंदुओं की हिंदी ज़्यादा अच्छी है, हिंदवी। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा सवाल कि गारसद तासी ने कौन सा पक्ष लिया, कौन सी भाषा का पक्ष लिया? तो इन्होंने लिया हिंदुस्तानी का पक्ष लिया, इन्होंने उर्दू का पक्ष लिया, और उन्होंने हिंदी के बारे में कहा कि ये तो भद्दी भाषा है। ऐसे बात इन्होंने बोली कि इन्होंने गारसद तासी ने। तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। ये फ्रेंच विद्वान है, ये आपको पूरी इसकी मैंने खोल के बता दिया। अब देखो यह ग्रंथ है मूल रूप से कौन सी भाषा में है, तो ध्यान रखेंगे ये एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ वो सारी बात ध्यान रखेंगे। यह ग्रंथ बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है। यह ग्रंथ मूलतः कौन सी भाषा में है? मूलतः फ्रेंच भाषा में है। कौन सी भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। फ्रेंच भाषा में है। एक बात तो ये आपको ध्यान रख लेनी है, कौन सी भाषा में है ये, मूलतः कौन सी भाषा में है? फ्रेंच भाषा में, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अपन ने जो पद्धति याद की थी इसकी वो कौन सी पद्धति याद की थी? यह है वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है ना? अपन ने पढ़ी थी पहले वर्णानुक्रम पद्धति में, जिसमें आपके गारसेद तासी और शिव सिंह सेंगर पढ़ाया था मैंने। तो यह है, ये सवाल भी पूछ लिया है, वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखा गया है। वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखा गया है। पद्धति में लिखा गया है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर समझ में आ गई? कौन सी पद्धति में लिख रहा है? वर्णानुक्रम पद्धति की विशेषता क्या बताई थी मैंने कि वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णों को क्रम बनाया, जैसे पहले वर्ण के नाम के कवियों का वर्णन, फिर दूसरे वर्ण के नाम के कवियों का, इस तरीके से वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। अच्छा, बात आते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास है ये। एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको, हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास है। हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास है। प्रथम प्रयास किया गया है। प्रथम प्रयास किया गया है। अच्छा, बात है आपको ये भी बात ध्यान रखने की, ये ग्रंथ कहां से छपा था, है ना? तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, है ना? तो देखिए इसके प्रकाशक है वो कौन है? प्रकाशक इस ग्रंथ के जो प्रकाशक है, तो वो मैंने आपको अभी बोला नाम कि द ओरिएंटल पूरा नाम याद रखेंगे अपन, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। ऑफ आयरलैंड। कहाँ से छपा है? आयरलैंड से छपा है। क्लियर है? तो ये आपको, ये इतना खास नहीं है, इतना ज़्यादा ये पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान रख लेना है कौन सा सवाल आ जाए इससे क्या मतलब है, ठीक है ना? प्रकाशन की बात करें तो इसके 2 संस्करण आए हैं। ये मोस्ट कौन सा है इसमें से, जो बता दूंगा मैं आपको अभी। प्रकाशन, ये देखो प्रकाशन की बात करें तो इसके 2 संस्करण आए हैं। दोनों संस्करण ध्यान रखेंगे। एक तो देखो प्रथम संस्करण एक,
और एक है इसका द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण ध्यान रखेंगे आप, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। अब देखो ये जो दो संस्करण आए थे ना, ये दोनों संस्करणों के दो दो भाग है। कितने भाग है? दो दो भाग है। दो भाग कौन से हैं तो देखिए आप ध्यान, इसके भी दो भाग है और इसके भी दो भाग है, ये दोनों देखने हैं अपन को। तो प्रथम संस्करण के इसका देखो, इसका तो ध्यान रखेंगे, इसका प्रथम भाग, पहले संस्करण का प्रथम भाग और इसका दूसरा भाग, दूसरा भाग ऐसे याद रख लेंगे। और इसका प्रथम भाग, प्रथम भाग और इसका दूसरा भाग। तो सबसे पहले आपको पता है कि कब हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत हुई थी, तो आपको सबको कंप्लीट पता होना चाहिए, 1839 ईस्वी, जो मैं आपको पहले से ही बताता आया हूं। ये सवाल पूछा जाता है और सबसे वेरी मोस्ट अगर इसमें है तो केवल यही है, प्रथम भाग ही 1839 ईस्वी है, सभी को ध्यान। अगर मैं इसके दूसरे भाग की बात करूं तो 1847 है। कौन सा है? 1847 ईस्वी इसका माना जाता है। और अगर मैं इसकी दूसरे संस्करण के पहले भाग की बात करूं तो 1870 ईस्वी, और इसकी बात करूं आपके दूसरे भाग की तो 1871 ईस्वी। लेकिन बिल्कुल भी कोई खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं है। आपको सबसे मोस्ट वेरी मोस्ट यदि याद रखना है तो ये याद रखना है। लेकिन कभी कभी जो विकल्प में वो चुका देता है, नहीं देता है 1839, तो उत्तर आप 1847 इसका उत्तर ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एसवार दयाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी है, इसके दो संस्करण आए थे। पहले संस्करण के दो भाग थे और दूसरे संस्करण के भी दो भाग थे। तो पहले भाग की शुरुआत 1839 ईस्वी कह सकते हो आप। इसी को आप क्या कह सकते हो? 19वीं सदी। क्या कह सकते हो? 19वीं सदी कह सकते हैं। क्लियर है? कौन सी सदी कह सकते हैं अपन? 19वीं सदी इसको कह सकते हैं। तो यहीं से हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम भाग। ज़्यादातर किताबों में इतना सा दिखा रखा, लेकिन मैंने आपको डिटेल बता दी है, क्योंकि आप नेट सेट का एग्ज़ाम देते हो, केबीएस का, आपका एनबीएस, आपका पीजीटी, टीजीटी, आपका डीएसएस भी है ना, आपका बहुत सारी, जैसे आपके यूपी की परीक्षाएं हैं, एमपी की परीक्षाएं हैं, तो हर जगह पर ये सवाल आते हैं। तो कहीं भी कोई भी विद्वान अंदर से उठा के दे दे तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंच विद्वान है। इसके बाद में आपको एत्सवार का मतलब बता दिया है, साहित्य, लिटरेचर का मतलब साहित्य, इतिहास, एत्सवार का मतलब इतिहास, और आपका लिटरेचर का मतलब आपका क्या है? साहित्य है। एंदुई का मतलब हिंदुओं की क्या है? हिंदी, जिसको हिंद भी नाम दिया है। और एंदुस्तानी का मतलब यहाँ हिंदुस्तानी उसको कहा है, और हिंदुस्तानी यानी मुस्लिमों की हिंदी, उर्दू को कहा है। क्लियर है? यह ग्रंथ मूल रूप से फ्रेंच भाषा में है, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है और हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किया गया है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन ऑफ कमेटी आयरलैंड है, यहाँ से इसको प्रकाशित करवाया गया है। दो संस्करण इसके आए हैं, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण के दो भाग है और द्वितीय संस्करण के दो भाग है। आप याद रखना चाहेंगे तो प्रथम भाग आपको याद रखना है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखो साहब, बात आती है कि ये जो ग्रंथ है इसमें कितने कवि है, ये सवाल कई बार आ गया है। इसमें कुल कितने कवियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें 738 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 666 कवि तो उर्दू भाषा के हैं और हिंदी के केवल 72 ही है। तो ये इसका दोष, एक तरीके से आलोचना इसकी की जाती है कि इसमें पूर्ण रूप से हिंदी के लेखक शामिल नहीं किए गए हैं। एक बात। दूसरी बात आती है कि जो हिंदी के 72 कवि है, उनमें से पहला कवि कौन है और अंतिम कवि कौन है? ये सवाल भी कई बार यहां से पूछा गया है। तो अपन इसको दोनों को लिख लेते हैं। तो देखिए साथियों, अपन बात करें आगे की बात, तो देखो मैं आपको बता रहा था यह इस ग्रंथ में कुल 738 कवि है। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि है। कुल 738 कवि है, जिसमें 666 कवि किसके हैं? उर्दू भाषा के हैं। उर्दू भाषा के हैं।
क्लियर है। तथा, तथा हिंदी के, हिंदी के ये वेरी मोस्ट है, 72 कवि शामिल है, 72 कवि शामिल है। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे आप, कितने कवि है, 72 कवि शामिल है। अब आपको क्या याद रखना है, हिंदी का पहला कवि कौन है इसमें, इनमें हिंदी के 72 कवियों में, 72 कवियों में पहला कवि, पहला कवि ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। पहला कवि है वो है अंगद। कौन है, अंगद है। पहला कवि अंगद है। तथा, तथा अंतिम कवि, अंतिम कवि, अंतिम कवि कौन है, अंतिम कवि है हेमंत पंत। क्या नाम है, हेमंत पंत है, हेमंत पंत। याद रख लोगे, ये लो साहब, हेमंत पंत है। जितने भी सवाल यहां बनते हैं, जितने भी सवाल वहां बनते हैं, मैंने एक भी सवाल आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं है। अब देखो ध्यान से, हिंदी और उर्दू विवाद हुआ था, उसमें गारशद तासी ने किसका पक्ष लिया है, उर्दू का, ध्यान रखेंगे। तो देखो एक लाइन अपन यहां भी लिख लेते हैं, हिंदी उर्दू विवाद में, और ये मिस्र बंधुओं ने शुरू किया था 1837 में, ध्यान रखेंगे। हिंदी उर्दू विवाद में मिस्र बंधु पढ़ाऊंगा तब लिखा दूंगा आपको। तो देखो ध्यान से, हिंदी उर्दू विवाद में, हिंदी उर्दू विवाद में, विवाद में, हिंदी उर्दू विवाद में गारशद तासी ने, गारशद तासी ने, तासी ने हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी का मतलब आपका क्या है, उर्दू, उर्दू का पक्ष लिया, उर्दू का पक्ष लिया। एक बात ये ध्यान रख लेंगे। अब मोस्ट बात क्या हुई यहां पर, ये तो आपको याद रह गई, मोस्ट बात ये हो गई आपकी कि इसने पक्ष तो लिया, लेकिन हिंदी को क्या कहा इन्होंने, हिंदी को भद्दी भाषा कहकर पुकारा है। ये देखो, ये है खास बात, हिंदी को भद्दी भाषा कहकर पुकारा है, भद्दी भाषा कहकर पुकारा है, कहकर पुकारा है। ये देखो, ये देखो बात, कौन सी भाषा पुकारा है, भद्दी भाषा कह दिया। क्लियर है, तो ये बात भी आपके सवाल के रूप में यहां पर पूछी जाती है। अब ये खास खास बात थी, आपको हिंदी उर्दू विवाद हुआ था, मैं यहीं पर लिख देता हूं, 1837 में ये शुरू हुआ था, 1837 और ईस्वी में, और ये मिस्र बंधुओं ने शुरू किया था, मिस्र बंधुओं ने, किसने लिखा था, मिस्र बंधुओं ने शुरू कर दिया था हिंदी और उर्दू विवाद। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, हिंदी को कौन सी भाषा कहा, भद्दी भाषा कहा है। तो इस ग्रंथ में कुल कवि 738 है, 666 उर्दू के, 72 कवि आपके है वो शामिल है किसके, हिंदी भाषा के। इसमें से हिंदी के 72 कवियों में पहला कवि अंगद है, अंतिम कवि हेमंत पंत है, और हिंदी उर्दू विवाद में गारशद तासी ने हिंदुस्तानी का आपका पक्ष लिया है, और हिंदी को भद्दी भाषा कहकर पुकारा है। अब बात आ गई कि साहब ये जो फ्रेंच विद्वान है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, तो इसका अनुवाद तो किया ही होगा। बिल्कुल, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है और उर्दू में अनुवाद किया गया है। तो आपको इसके दोनों सवाल ये और ध्यान रख लेना है, फिर इसके बाद में आपको इसके बाद में आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ध्यान से, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, ये वेरी वेरी मोस्ट आपको ध्यान रखना है, हिंदी अनुवाद। तो आपको ग्रंथ का हिंदी अनुवाद ध्यान रखेंगे, हिंदी अनुवाद किसने किया है इसका, हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो हिंदी अनुवाद जो किया इसका, वो नाम आपको शायद मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं आता होगा, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये कौन थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये कौन थे वार्ष्णेय,
लक्ष्मी सागर जो वार्ष्णेय थे ये प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और इन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया। कौन सी भाषा में किया? हिंदी में अनुवाद किया है एंदोई साहित्य का इतिहास नाम से। किस नाम से किया है? एंदोई साहित्य का इतिहास नाम से। एंदोई साहित्य का इतिहास नाम से इसका वर्णन किया है। तो किस नाम से किया है? एंदुई साहित्य का इतिहास। एंदुई साहित्य का इतिहास। एंदुई साहित्य का इतिहास। एंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया। इसका कौन सा किया है? हिंदी अनुवाद किया है। हिंदी अनुवाद किया है। अब हिंदी अनुवाद किया है, इतनी भी बात सही है, लेकिन अभी एंदुई साहित्य का जो इतिहास है ये, इसमें कुल कवि कितने हैं? ये भी सवाल कभी कभी अंदर से आ जाए तो। इसमें कुल कवि कितने हैं? उसमें तो कितने थे पूरे साहित्य के इतिहास में? एतवार दयाला लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी में 738 है, लेकिन इसमें जो कवि है वो है 358। कुल कवि कितने हैं इसमें? 358 कवि है। 358 है, जिसमें हिंदी के कवि कितने हैं? इसमें भी हिंदी के कवि, इसमें भी हिंदी के कवि कितने हैं? तो आपको सवाल पूछ ले हिंदी के कवि, तो यहाँ पर 220 कवि, 220 कवि है वो हिंदी के हैं। कौन से ग्रंथ में? ये जो हिंदी अनुवाद किया है इसमें, एंदुई साहित्य का इतिहास में। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा याद रखना है, ज़्यादा गहराई में अपन को नहीं घुसना है। इसका दूसरा नाम देखेंगे अपन, दूसरा ग्रंथ, दूसरा अनुवाद देखेंगे, उर्दू अनुवाद है ना। इसका उर्दू भाषा में अनुवाद, उर्दू भाषा में अनुवाद। तो इसका देखो हिंदी में अनुवाद तो कर दिया और आपका इसका उर्दू में भी अनुवाद किया गया है। तो इसका नाम भी ज़्यादातर लोग हैं वो जानते हैं। दिल्ली के एक मौलवी है, मौलवी करीमुद्दीन मौलवी, दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन। क्या नाम है आपके? दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन है। ठीक है, तो इसका उर्दू भाषा में अनुवाद किया है दिल्ली के मौलवी किसने? करीमुद्दीन ने। अब इसने किस नाम से किया है? तो देखो किस नाम से किया है? तबकात ए ससुरा। तबकात ये नाम कई बार पूछा जाता है। इसका उर्दू अनुवाद है वो किस नाम से जाना जाता है? तो तबकात ए ससुरा। देखो तबकात ए सशुअरा, तबकात ए ससुरा नाम भी मिलता है इसका। और कहीं कहीं पर इसका नाम है तबकात ए ससुरा के अलावा, है ना, तजकीरा ए ससुराई, है ना, ये भी, या इसका दूसरा नाम मिलता है ना, तो तजकीरा ए ससुअरा ई हिंदी, ये नाम भी कहीं कहीं पर इसका मिलता है। तो दोनों में से आपको विकल्प में जो आएगा वो एक ही आएगा, ऐसे नहीं कि आपको दोनों नाम दे देगा, दोनों नाम नहीं देगा। तो ये नाम से है ना, ध्यान रखेंगे, नाम से किया है। तो तबकात ए ससुरा और तजकीरा ए ससुराई, है ना, ससुअरा ई हिंदी नाम से इसका अनुवाद किया है। और अगर इसमें भी देखें तो आप देखेंगे 1004 कवि है और हिंदी के 62 कवि है। इसमें कुल कवि की यदि बात करें, कुल कवि अब इतना अंदर तो कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रख लेंगे 1004 कवियों का वर्णन मिलता है। और यदि इसमें हिंदी के कवि देखें, हिंदी के कवि देखें अपन, हिंदी के कवि, तो इसमें 62 कवि है। कितने हैं? 62 कवि है। इतना अंदर कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ध्यान रख ले हैं। तो ये आपका जो पूरा आपका जो मैंने वर्णन है वो मैंने आपको कर दिया है। नलिन बिलोचन शर्मा है, तो इसको गारसद तासी को हिंदी का प्रथम इतिहासकार मानते हैं। ये बात आपको एक और नोट कर लेनी है। नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी का प्रथम इतिहासकार मानते हैं। एक सवाल आपको ये और नोट कर लेना है, साथ में अगर पूछ भी ले कि इन्हें हिंदी का प्रथम इतिहासकार किसने माना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा ने। क्लियर है? इसके अलावा आपको पूछे कि इसकी आलोचना क्या है, तो देखो इसमें जो आपका काल विभाजन है इसका कोई प्रयास नहीं है,
एक बात तो है ना, इसमें पूरे कवि है वो हिंदी के कवि शामिल नहीं है, एक आलोचना इसकी ये है। इसके अलावा इसमें कोई खास वैज्ञानिकता नहीं है ना, वैज्ञानिकता नहीं है, युग की प्रवृत्तियों का कोई विचार इसमें दिया नहीं गया, न बताया गया है ना, युग प्रवृत्तियों का कोई इसमें वर्णन नहीं है। तो इसलिए इसके एक दो चार आलोचनाएं मिलती है, तो ये आलोचना आप ध्यान रख लेंगे। यहीं पर ये आपका कौन खत्म हो जाता है, आपका गार सदत तासी। तो देखो अपन ने इसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इसने इसको क्या कह करके पुकारा है, व्रत संग्रह के रूप में इसको कह करके पुकारा है कि ये एक क्या है, व्रत संग्रह। व्रत संग्रह का मतलब क्या होता है, बड़ा ग्रंथ है, ठीक है ना, बड़ा ग्रंथ है। तो इसके बाद चलते हैं अपन शिव सिंह सेंगर पर। तो आपका वक्त कितना है, 1 मिनट, 5 मिनट। शिव सिंह सेंगर को और पढ़ा देता हूँ, छोटा सा है, देखिए ध्यान से। तो ये आप आते हैं शिव सिंह सेंगर पर, छोड़ दे क्या, 2 मिनट और पढ़ा दूँ। देखिए साथियों, यहाँ अपन पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर को। ये आ गया आपका शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। तो ये जो शिव सिंह सेंगर है, इसके बारे में देखो, इनका जन्म के बारे में पूछे, 1890 में जन्म है, उन्नाव, कहाँ पर हुआ है, उन्नाव जिले में, है ना, कोई खास बात नहीं है। बात आती है इनके ग्रंथ की, तो इनका जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण है, बस ध्यान रखेंगे, ग्रंथ है वो आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज है। कौन सा है, शिव सिंह सरोज है। ये ग्रंथ आपका बहुत महत्वपूर्ण है, शिव सिंह सरोज इनके ग्रंथ का नाम है। बात आती है शिव सिंह सरोज के बारे में, बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका इनका, वैसे तो इसकी शुरुआत 1878 में ही हो गई थी, 1878 में हो गई थी इसकी शुरुआत, लेकिन इसका जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट, ये तो शुरुआत थी लेकिन ये पूरा नहीं हुआ था यहाँ पर, और आपको इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1883 ईस्वी, ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट है, आपको ये सवाल यहाँ से आता है, 1883 ईस्वी आपको ध्यान रखनी है ना। और किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, किसी भी भारतीय द्वारा, किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, ये पहला इतिहास है। कौन, शिव सिंह सरोज, ठीक है। और हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास है, हिंदी कवि द्वारा हिंदी में लिखा गया पहला। कौन सी भाषा है इसकी, तो भाषा ध्यान रखेंगे, भाषा तो मैंने लिखी नहीं, भाषा है इसकी हिंदी। कौन सी है इसकी भाषा, हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है, मोस्ट है ना। हिंदी में लिखा गया, हिंदी का पहला इतिहास, हिंदी में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास है, का पहला इतिहास है। जितने भी सवाल बनते हैं, कोई सवाल मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ रहा हूँ। और नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ है। कहाँ से, नवल किशोर लखनऊ, नवल किशोर प्रेस, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, लखनऊ से प्रकाशित है, लखनऊ से प्रकाशित है। क्लियर है। तो इसमें से ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं, इसकी पद्धति कौन सी है, तो पद्धति वही है, कौन सी, वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति में वर्णों को क्रम बनाया है, में लिखा गया है शिव सिंह सेंगर ने। और आपके जो गार से तासी, उन्होंने पद्धति कौन सी अपनाई है, वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई है ना। भाषा इसकी हिंदी है। इसमें कुल कवि कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। तो देखो, कुल कवियों की बात करें तो यहीं पर लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं, कुल कवि इसके 1000 कवि है इसमें,
कितने कवि है? 1000, कहीं कहीं पर इसका 1003 भी कवि मिलते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा मोस्ट है वो, वेरी मोस्ट है वो 1000 कवि आपको सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो ये आपके वे है शिव सिंह सरोज के यहाँ कवि है। इसका जो प्रथम जो प्रारंभ है, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है शिव सिंह सेंगर ने, वो 713 माना है, 713 ईस्वी। किसका? हिंदी साहित्य का प्रारंभ, हिंदी साहित्य का प्रारंभ। अपन यहीं पर खत्म करना चाह रहे हैं इसको, इसलिए हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ माना इन्होंने 713 ईस्वी। तो जितने भी सवाल यहाँ से मेरी दृष्टि में जो बनते हैं किसके बारे में? शिव सिंह सेंगर के बारे में, वो मैंने सारे लिख दिए हैं। जन्म आप याद रखो तो रखो, कोई खास बात नहीं है, लेकिन ग्रंथ आपको याद रखना शिव सिंह सरोज है। इसका जी शुरुआत 1878 में हुई, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ था, इसलिए प्रकाशन वर्ष इसका 1883 कंप्लीट हुआ था, 1883 माना जाता है। भाषा इसकी हिंदी है। कवि कितने हैं? 1000 या 1003 है, दोनों में से एक ही विकल्प में आएगा, चाहे 1000 आए चाहे 1003। किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास है। हिंदी में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास कौन सा है? तो वो है शिव सिंह सरोज। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित है, वर्णानुक्रमिक पद्धति में। और इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो 713 ईस्वी से माना है। सबसे ज्यादा जो पूछे गए सवाल है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये थे आपके 2 कवि। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। यहीं तक के लिए नमस्कार। कैसी रही क्लास आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, अगली क्लास में आपको देता रहूँगा। इतिहास को इतना ही शॉर्ट बनाकर अपन पढ़ते रहेंगे दोस्तों। और सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप सभी का साथ चाहिए मुझको आगे, मुझे मेरे पुनर्बलन के लिए। और सभी साथी लाइक शेयर तो करने ही है, इसके अलावा आपको सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने साथियों को भी इसमें जोड़ना है साथियों। तो कैसी क्लास है ये ज़रूर बताना साथियों आपको कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और भी सुधार कर सकूँ, अच्छा पढ़ा सकूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।